यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमें क्या देखना होता है, इसमें नोट करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाइज। यूनिवर्सल इंडिकेटर is a mixture of universal indicator is a mixture of many different indicators or dyes, mixture of many different universal indicator is a mixture of many different indicators or dyes, many different indicators or dyes which gives different colors at different pH values, which gives different colors at different स्मॉल p कैपिटल H, ऐसे लिखते हैं स्मॉल p कैपिटल H। अच्छा, इसका मतलब होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंसी का मतलब ये है कि हाइड्रोजन में कितनी ताकत है, इसमें हाइड्रोजन का कितना कंसंट्रेशन है, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन की पोटेंसी की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन की पोटेंसी अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा अच्छा एसिड है, हाइड्रोजन की पोटेंसी अगर कम है तो फिर वो कम अच्छा एसिड है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि एसिड जितना ज्यादा अच्छा एसिड होता है वो उतने ही ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है, और जितना वीक एसिड होता है वो उतने ही कम हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। देखिएगा अब पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ये बोलते हैं इसको कि डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ द entire entire pH स्केल। अब कुछ वैल्यूज हैं वो नोट कर लीजिएगा, पीएच और फिर कलर। मैं इधर लिख रहा हूं पीएच, इस तरफ मेंशन कर रहे हैं पीएच, और यहां पर कलर, पीएच और कलर। अब पीएच हमारा कहां से कहां तक लिखेंगे, हम 0 से लेकर 14 तक लिखेंगे पीएच। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब अगर 0 है तो डार्क रेड, रेड रेड, ऑरेंज रेड, ऑरेंज, डार्क रेड, 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 ऑरेंज रेड, ऑरेंज। फिर 5 और 6 पर देखिए, ऑरेंज येलो, ग्रीनिश येलो और ग्रीन, ऑरेंज येलो, ग्रीनिश येलो और ग्रीन। 8 पर देखिए, ग्रीनिश ब्लू, ब्लू। नमस्ते सर। नमस्ते, लेट हो गए आज।
ये सर वो थोड़ा सा ऐसे नेटवर्क दिक्कत थी। अच्छा, 8 पर लिखेंगे ग्रीनिश ब्लू, ब्लू नेवी ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, देन ब्लू, देन नेवी ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, ब्लू नेवी ब्लू, देन पर्पल, डार्क पर्पल, पर्पल, डार्क पर्पल, पर्पल डार्क पर्पल, वायलेट वायलेट, वायलेट और अगेन वायलेट। ये सारे के सारे कलर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर एक सॉल्यूशन होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन अगर हमने किसी भी कंपाउंड में या किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में मिलाया, हमें नहीं पता है कि वो एसिड है या बेस है, और हम ये देखना चाहते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन हमने किसी भी सॉल्यूशन में मिलाया और मिलाने पर हम ये देखते हैं कि उसका कलर डार्क रेड आ जाता है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर डार्क रेड उसका कलर है तो मैं ये बोलूंगा कि उसकी पीएच वैल्यू 0 है। ठीक है। अच्छा, अगर उसका कलर रेड आ जाता है तो मैं बोलूंगा उसकी पीएच वैल्यू 1 है। अगर थोड़ा सा रेड से थोड़ा सा हल्का रेड आता है तो मैं बोलूंगा उसकी पीएच वैल्यू 2 है। ऑरेंज रेड ऑरेंज, मतलब इनमें से कोई भी कलर अगर आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन किसी भी दूसरे सॉल्यूशन में मिलाने पर, अगर ऐसा इनमें से कोई भी कलर मिलता है, मान लो ग्रीन कलर मिल जाता है, तो ग्रीन कलर मिलेगा तो हम ये कहेंगे कि जिस सॉल्यूशन में मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलाया था वो वाला सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, उसकी पीएच वैल्यू 7 है। अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 होती है तो हम उसको बोल देते हैं कि वो न्यूट्रल है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे। एक क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। क्वेश्चन नोट करें, यहां लिख रहा हूं। You have two solutions A and B. You have two solutions A and B. Full stop. The pH of solution A is 6. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Full stop. A part है, which solution has more hydrogen ion concentration? Which solution has more which solution has more hydrogen ion concentration? पहला तो इसका जवाब दीजिए, which solution has more hydrogen ion concentration? दूसरा है, which of the solutions is acidic and which one is basic? Which of the solutions is acidic and which is basic?
ये बताना है। अब जरा देखिएगा, इसमें जो इन्होंने हमको क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है यू हैव टू सॉल्यूशंस, हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन बी है। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। तो जो सॉल्यूशन ए है उसका पीएच 6 है, यानी कि 7 से कम है। 7 से कम है तो फिर ये एसिडिक हो गया। और सॉल्यूशन बी का पीएच 7 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये बेसिक हो गया। तो बी पार्ट में ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द सॉल्यूशंस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो हम ये कहेंगे यहां तक बी पार्ट पहले कर लेते हैं। सिंस pH of solution A is less than 7, so A is acidic and pH of solution B is greater than 7। 8 है ना, 8 तो 7 से बड़ा है, so B is basic। तो सॉल्यूशन बी हमारा बेसिक हो गया। तो ये एसिडिक और बेसिक, बेसिक तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा, फिर हम ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट में ये बोल रहे हैं कि विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा, एसिड की प्रॉपर्टी ही ये होती है कि एसिड जो है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। मतलब एसिड जो है वो जब हम मतलब उसको पानी में मिलाते हैं, जब उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो लिबरेट होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एसिड में ज्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब वो पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन ए। तो ए पार्ट है सॉल्यूशन ए will have more H plus ion। H plus ion मतलब हाइड्रोजन आयन, more हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बताइए बेटा, सभी को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सॉल्यूशंस ए बी सी डी एंड ई। 5 solutions A, B, C, D and E। 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator, when tested with universal indicator showed pH of showed pH of when tested with universal indicator showed pH of 4, 1, 11, 7 and 9 respectively। 4, 1, 11, 7 and 9 respectively। Full stop। ये पार्ट है which solution is, देखिएगा ये पार्ट में ये क्या पूछ रहे हैं, which solution is। फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इसका न्यूट्रल। which solution is, अब इसके 4-5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं which solution is न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन सा है ये बताइए। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि स्ट्रांगली एल्कलीन कौन सा है। स्ट्रांगली एल्कलीन, ये बताइए स्ट्रांगली एल्कलीन सॉल्यूशन कौन सा है। एल्कलीन मतलब बेसिक,
बेसिक को ही, ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस, उन्हीं को हम एल्कली बोल देते हैं। तो सेकंड पार्ट हो गया इसका स्ट्रॉन्गली अल्कलीन। उसके बाद थर्ड पार्ट, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। स्ट्रॉन्गली एसिडिक। फोर्थ पार्ट वीकली एसिडिक। वीकली एसिडिक। फिफ्थ पार्ट वीकली एल्कलाइन। वीकली एल्कलाइन, ये आपको बताना है। ये तो ए पार्ट था इसका। उसके बाद बी पार्ट में है अरेंज द पीएच इन द, arrange the pH in the increasing order of hydrogen ion concentration. In the increasing order of hydrogen ion concentration. अच्छा, मेरी आवाज तो सभी को प्रॉपर आ रही है ना? यस यस सर। सर। दिशा, राजनंदिनी, विदित, आप बताइए। यस सर। ठीक है, यस चलिए सर। यस ठीक है जी। अब इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसका, जो इन्होंने सबसे पहले पूछा है, 5 सॉल्यूशंस ए बी सी डी एंड ई व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड pH of 4, 1, 11, 7 एंड 9। तो सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि आप न्यूट्रल बताइए। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल कौन सा हो जाएगा? जिसका pH 7 होगा उसको हम न्यूट्रल बोलें, जिसका pH 7 होगा। अब आप ये देखो pH 7 है किसका? pH 7 है 1, 2, 3, 4। चौथे नंबर पर क्या है? ए बी सी डी। तो डी है न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गया डी। सेकंड पार्ट वो पूछ रहे हैं कि स्ट्रॉन्गली अल्कलीन कौन सा है? स्ट्रॉन्गली अल्कलीन मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर बेस। हम ये कहते हैं कि 7 से बड़ी वैल्यू 14 तक जो है वो सारे के सारे बेसिक हैं, और जो 14 के जितने ज्यादा नजदीक है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। समझ गए? जो 14 के जितना ज्यादा नजदीक है, तो आप ये देखो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी ना वही स्ट्रॉन्गली अल्कलीन होगा। तो 11, 11 कौन सी पोजीशन पर है? 1, 2, 3, 1, 2, 3 यानी कि सी, स्ट्रॉन्गली अल्कलीन। ये हो गया सी। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में स्ट्रॉन्गली एसिडिक। स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक का मतलब क्या है कि जो जितना, जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी, 7 से जितनी कम होगी, 0 के जितने ज्यादा नजदीक होगी, उसको मैं बोल दूंगा स्ट्रॉन्गली एसिडिक। वो हमारा स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो जाएगा। अब जो स्ट्रॉन्गली एसिडिक है उसके लिए भी देखते हैं क्या करना है। जो स्ट्रॉन्गली एसिडिक है वो क्या है? जो जितनी छोटी वैल्यू होगी, तो सबसे छोटी वैल्यू देख लो, सबसे छोटी वैल्यू है 1, और 1 कौन से पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर। तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो गया बी। अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है ना? यस सर। विदित, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ओके। अब वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक का मतलब क्या है कि देखिए है तो एसिड, मतलब वैल्यू तो पीएच की वैल्यू तो 7 से कम है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू नहीं है, 7 के नजदीक वाली वैल्यू है। ठीक है, तो 7 के नजदीक वाली, लेकिन 7 से छोटी वैल्यू कौन सी है? 4। इसका मतलब ए,
ये हो गया। और फिफ्थ क्या पूछ रहे हैं, ये वीकली अल्कलीन। वीकली अल्कलाइन, तो अल्कलाइन जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन होगा, स्ट्रांगली अल्कलीन, तो हमारा ज्यादा बड़ी से बड़ी वैल्यू जो 14 के नजदीक होगी वो तो हो गया स्ट्रांगली अल्कलीन। इसी तरह से वीकली अल्कलीन जो छोटी वैल्यू हो जाएगी 7 के नजदीक वाली, मतलब 7 से 14 के बीच में 7 के नजदीक वाली वैल्यू जो है वो वीकली अल्कलीन होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल की तरफ आता जा रहा है धीरे धीरे। तो 7 के नजदीक कौन सी वैल्यू है, लेकिन 7 से बड़ी 9। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पर ई। ये ई हो गया। अभी बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में देखिएगा इन्होंने पूछा क्या है। बी पार्ट में ये बोल रहे हैं कि इधर है, हाँ, अरेंज द पीएच इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हमको जो ये पीएच है ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरे को अरेंज करना है। तो मैं ये देखता हूँ कि पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होती चली जाती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा तो उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ गई कि पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ही ज्यादा वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं सबसे कम वैल्यू देखूंगा पीएच की तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा तो उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसमें होगा, सबसे कम वैल्यू में, पीएच की सबसे छोटी वैल्यू। ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक यस है, सर। चलिए जी। तो इसी तरीके से मैं इसको, यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं इस चीज को आगे लिखता हूँ। देखिएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो जिसके पीएच की जितनी छोटी वैल्यू होगी उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो क्या करो, ये जो नंबर्स हैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले 11, 11, तो 11 वाला क्या है, 11 वाला ए बी सी, तो सी है सबसे पहले सी। सी से ज्यादा हाइड्रोजन आयन किसमें होंगे, जो और छोटी वैल्यू होगी, यानी कि 9। 9 किसमें है, ई में। उससे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 9 से छोटा 7। 7 कहां पर है, डी पर। उससे ज्यादा छोटा, 7 से ज्यादा छोटा 4। 4 क्या है, ए। और सबसे ज्यादा छोटा 1। 1 क्या है, बी। तो इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा क्योंकि इसका पीएच सबसे कम है। तो आप देख लो, ये हो गया 1 4, 1 4 7 9 11। बताइए बेटा, सबको क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, सी ई डी ए बी, सी ई डी ए बी। चलिए जी, अच्छा, बस 2 मिनट वेट करिए, मैं अभी जरा पानी पी कर आ रहा हूँ, 2 मिनट वेट करिए प्लीज। ये मिटा रहा हूँ यहाँ से। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, नेक्स्ट टॉपिक है।
इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी हर दिन की जिंदगी में जो पीएच है, पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है वो देखना है। फर्स्ट पार्ट, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। नोट कुछ नहीं करना है आपको, ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें देखिएगा, हम ये कहते हैं आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ पीएच अबाउट 1.4। जो हमारा स्टमक है, हमारा स्टमक हमेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 1.4। तो 1.4 आप समझ रहे हैं, 1.4 बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, तो जो हमारा मतलब स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोड्यूस करता है जिसकी वैल्यू होती है 1.4। फिर हम ये कहते हैं कि दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग अवर फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग अवर स्टमक। ये हमारे स्टमक को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब आगे अगर हम आगे नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम तब होती है कि जब हमारा पीएच वैल्यू ज्यादा कम हो जाता है, मतलब 1.4 से और कम होने लगता है। तो देखिएगा, the excess of acid in the stomach causes indigestion. In order to cure indigestion, we can take bases like antacids. Being basic in nature, antacids react with excess acid in the stomach and neutralizes it. Example of antacids are magnesium hydroxide and sodium hydrogen carbonate, baking soda. ये हमने यहीं पर इसमें ही एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में ही हमने देखा था कि जो एग्जांपल है इन्हीं के एंटासिड्स के, वो एग्जांपल क्या क्या है। वो एग्जांपल है हमारा, एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं, और दूसरा होता है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ, तो पहला तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में ही हमको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया कि जो हमारा पीएच वैल्यू है वो 1.4 होना चाहिए। अगर 1.4 से कम हो जाता है, यानी कि अगर ज्यादा एसिडिक कंटेंट ज्यादा बढ़ जाता है हमारे स्टमक में, तो उसका मतलब ये है कि हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। और फिर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो हमको कोई बेसिक चीज ही चाहिए। और बेसिक क्या होता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम ये कहें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। बताइए जी, इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है। यस सर। चलिए जी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। ठीक, नोट कुछ नहीं करना है, बस आप देखते जाइए। एवरीडे लाइफ का एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल देखते हैं पीएच चेंज एज द कॉज pH change as the cause of tooth decay। तो pH चेंज को अगर हम टूथ डिके के कॉज से अगर हम जोड़ना चाहें तो क्या ये चीज सही है, अभी देखते हैं। pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, इसमें क्या है, जैसे कि हमने बोला कि हमारा जो स्टमक है, हमारे स्टमक में डाइजेशन के लिए जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और वो जो एसिड होता है उसका जो पीएच होता है, उसके पीएच की वैल्यू होती है लगभग 1.4। ठीक है, इसी तरीके से हम ये जानते हैं कि जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन ये नहीं है कि डाइजेशन डायरेक्ट हमारे स्टमक में ही हो रहा है। डाइजेशन कहीं ना कहीं हमारे माउथ से, जैसे ही हम फूड को अपने मुंह के अंदर रखते हैं तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और हम ये जानते हैं कि जो हमारा माउथ है, जो हमारी टंग है, तो टंग के जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और जो सलाइवा होता है वो सलाइवा ही हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के काम आता है। तो इसका मतलब हमारा जो माउथ है, हमारे माउथ के अंदर भी थोड़ा बहुत एसिड होता है।
तो देखिएगा, when we eat food containing sugar, then the bacteria present in our mouth break down the sugar to form acids such as lactic acid. Thus, acid is formed in the mouth after a sugary food has been eaten. Tooth decay starts when the pH of acid formed in the mouth falls below 5.5. देखिए 5.5 तक का जो pH है वो तो हमारा जो माउथ है वो तो उसको बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर 5.5 से नीचे की तरफ जाने लगता है ना pH, तो क्या होता है कि हमारा जो मुंह है, हमारे मुंह से ही थोड़ी थोड़ी गंदी गंदी स्मेल आने लगती है। ठीक है, तो वो जो गंदी स्मेल है दैट इज बिकॉज ऑफ एसिड कंटेंट। हमने कोई भी शुगरी फूड आइटम खाया, फॉर एग्जांपल हमने कोई चॉकलेट खा ली, हमने कोई आइसक्रीम खा ली, तो ऐसा होता है, आपको आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि चॉकलेट खाएंगे या रात में कोई मीठी चीज खाएंगे या आप आइसक्रीम खाएंगे तो सोने से पहले आप ब्रश जरूर करके सोएं। उसका रीजन ये होता है कि जो हमारा टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट जो है उसके अंदर फ्लोराइड तो कंटेंट होता ही होता है जो दांतों को डिके से बचाता है, और साथ में उसमें बेसिक मटेरियल होता है। तो बेसिक मटेरियल इसीलिए होता है ताकि हमारा जो माउथ है, हमारे माउथ के अंदर ज्यादा एसिड ना बनने पाए, और जब माउथ में ज्यादा एसिड बनने लगता है तो उस एसिड की वजह से हमारा जो वो जो एसिड है वो धीरे 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 दांतों को खराब करने लगता है। दांतों के जो रूट्स होते हैं उन रूट्स को धीरे 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 वो अफेक्ट करने लगता है और हमारे दांत जो है वो जल्दी जल्दी खराब होने लगते हैं। तो टूथ डिके का एक कारण ये भी है कि जब 5.5 से कम हो जाता है हमारा पीएच वैल्यू, तो हम ये बोल देते हैं कि अब हमारा टूथ डिके यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि टूथ डिके को भी हम जोड़ के देख सकते हैं किससे, पीएच वैल्यू से। तो पीएच वैल्यू माउथ की स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू 5.5 तक ठीक है, 5.5 से अगर नीचे चली जाती है पीएच वैल्यू तो हम कहते हैं कि ये भी हमारा टूथ डिके का एक कारण है। इसीलिए द बेस्ट वे टू प्रिवेंट tooth decay is to clean the mouth thoroughly after eating any kind of food. That is by rinsing the mouth with lots and lots of clean water. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर बैक्टीरिया या फिर किसी भी बायोलॉजिकल क्रीचर की मदद वजह से नहीं होता क्या टूथ डिके? बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। जब क्या होता है कि हमारा जो माउथ है, हमारे माउथ में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो वो उसको फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उसको फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में वहीं उसको तोड़ना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद वो फूड पाइप के थ्रू अंदर जाता है स्टमक तक। फिर स्टमक में डाइजेशन शुरू होता है। खैर स्टमक का डाइजेशन सेकेंडरी पार्ट है, उसको छोड़िए। तो जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया ही तो फूड को तोड़ता है, और फिर जो वो फूड है, वो जो थोड़ा बहुत फूड हमारे दांतों पर लगा रह जाता है, तो क्योंकि बैक्टीरिया ने उसको डिसॉल्व करा, और बैक्टीरिया ने जब डिसॉल्व करा तो बैक्टीरिया में ऑब्वियसली एसिड होता है जो फूड को डिके करने के काम आता है। तो उसकी वजह से बैक्टीरिया जो दांतों पर लगा रह गया उसमें भी एसिड हो गया, और जब उसमें एसिड है तो वो जो एसिड है वो एसिड कंटेंट और ज्यादा लोअर हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर शुगर मटेरियल भी, बैक्टीरिया में शुगर मटेरियल भी अब जुड़ चुका है। तो वो जो शुगर मटेरियल है उसका भी पीएच और बैक्टीरिया का भी पीएच, वो उसको पीएच को और डाउन कर देता है, और 5.5 से कम अगर पीएच की वैल्यू हो जाती है तो हमारे दांत जो है वो डिके होने लगते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि जब हम रात में कुछ खाना खाते हैं तो वो खाना अगर दांतों पर या दांतों की जड़ों पर कहीं पर भी टच रह जाएगा तो फिर क्या होता है कि रात में आप 6, 7, 8 या 10 घंटे जितना भी आप सोते हैं तो उतने टाइम तक आपके दांत के अंदर वो बैक्टीरिया तब तक लगा ही रहेगा, और उसके अंदर एसिड है तो वो एसिड लगातार दांत को खराब करता है। समझ लिया? ओके सर। इसके बाद देखिएगा थर्ड जो है ये सर हम। एक क्वेश्चन था हाँ, सर, पॉइजन बेसिक होता है या एसिड? देखिए पॉइजन डिपेंड करता है कि कौन सी चीज की आप बात कर रहे हैं पॉइजन की। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं एसिड की बात करूं तो एसिड कॉपर के लिए तो एक पॉइजनस सब्सटेंस है, वो आयरन के लिए भी एक पॉइजनस सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि वो आयरन को, कॉपर को, इनको खराब करने लगता है, इनको वो कोरोड कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्लास की और अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो वो ग्लास और प्लास्टिक के लिए पॉइजनस सब्सटेंस नहीं है। तो पॉइजन कोई एक तरीके का नहीं होता, पॉइजन अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी चीज के लिए तो कोई चीज पॉइजन है, किसी चीज के लिए कोई चीज पॉइजन है। तो इसलिए पॉइजन जो है, पॉइजन का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता, कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। जैसे एक रैट किल होता है, तो रैट किल वाला जो पॉइजन है, जो चूहों को मारने वाला जो पॉइजन होता है, उससे चूहे तो मर जाएंगे, लेकिन अगर उसको हाथी को खिला दे तो हो सकता है हाथी ना मरे उससे, या उसको शेर को खिला दे तो शेर ना मरे।
तो ये डिपेंड करता है। अब आप खुद देखिए कि हम घरों में अपने ऑल आउट जलाते हैं, तो ऑल आउट मच्छरों के लिए तो पॉइजन है, लेकिन हम लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए वो पॉइजन नहीं है। समझ गए? ओके सर। हाँ, तो पॉइजन कोई एक सब्सटेंस ऐसा नहीं होता, वो तो ये है कि कौन सी चीज किसकी बॉडी को सूट कर रही है। तो कोई चीज किसी के लिए बहुत अच्छी है और किसी के लिए वो पॉइजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप परफ्यूम लगाते हैं, आपके लिए परफ्यूम बहुत अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्रू आउट द डे आपको उसकी स्मेल बड़ी प्लेजेंट लगती है। लेकिन दूसरा एक आदमी ऐसा है, उसके लिए वो परफ्यूम जो है वो जहर से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको परफ्यूम की स्मेल से एलर्जी है। परफ्यूम की स्मेल से एलर्जी हुई, उसका गला खराब हुआ, नाक खराब हुई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो उसकी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई उस परफ्यूम की स्मेल की वजह से। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता पॉइजन का। ठीक है? इसलिए नहीं बता सकते कि वो एसिड है या बेस है। आगे चलें। ओके सर। चलिए जी, अगला देखते हैं। विदित, आपको क्लियर है? डाउट जो था? यस सर, यस, नो डाउट सर। ठीक है। थर्ड देखते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर sensitive to pH changes. Plants and animals are sensitive to pH changes. प्लांट्स और एनिमल्स पर बड़ा फर्क पड़ता है अगर पीएच चेंज होता है तो। अब कैसे कैसे? ये पार्ट, soil pH and plant growth. Soil pH and plant growth. Most of the plants grow best when the pH of the soil is close to 7. If the soil is too acidic or too basic, the plants grow badly or do not grow at all. If the soil is too acidic, that is low pH, then it is treated with materials like quicklime or slaked lime, calcium hydroxide, or chalk, calcium carbonate. तो क्या होता है कि हम ज्यादातर ये देखते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स अपनी बेस्ट ग्रोथ तब लेते हैं जब जो सॉइल है, वो सॉइल ना तो एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, यानी कि न्यूट्रल होती है तब। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अगर जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा बेसिक हो गई, यानी कि उसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो गया, तो भी प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और अगर वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई, यानी कि उसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 से काफी कम हो गया, तो भी प्लांट्स की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी पीएच का मेंटेन होना, यानी कि वो 7 के नजदीक होना बहुत जरूरी है। ठीक है? अगला देखते हैं, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। बी पार्ट, pH change and survival of animals. pH का चेंज होना और एनिमल्स का सरवाइव करना, ये दोनों भी इंटर रिलेटेड है। देखिएगा कैसे। हम ये कहते हैं pH plays an important role in the survival of animals including human beings. Our body works well within a narrow pH range of 7 to 7.8. If due to some reason this pH range gets disturbed in the body of a person, then many ailments can occur. हम अगर अपनी पूरी बॉडी के पीएच की वैल्यू की बात करें, तो हमारी बॉडी परफेक्टली काम तब करती है जब हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू 7 और 7.8 के बीच में रहे। अगर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है। तो हमारी बॉडी परफेक्टली काम कब करेगी? जब 7 से 7.8 के बीच में पीएच होगा। तो डिस्टर्ब हुआ तो हमारी बॉडी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगला, similarly we can discuss a case of acid rain. When pH of rainwater is about 5.6, it is called acid rain. जब रेन वाटर, अच्छा बारिश में क्या होता है कि जब बारिश गिरनी शुरू होती है तो थोड़ी बहुत अगर बारिश हो रही है तो वो हार्मफुल है, वो कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं है। ज्यादा बारिश हो रही है तो ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरीके की पॉइजनस गैसेस हैं। जब पानी ऊपर से गिरना शुरू होता है तो वो उन पॉइजनस गैसेस को कंबाइन करके अपने साथ में, और फिर वो नीचे गिरता है आकर। तो जब शुरुआत में पानी बारिश शुरू होती है और वो बारिश नीचे गिरनी शुरू होती है तो वो पॉइजनस रेन होती है, वो एसिड रेन होती है। तो अब हम ये कहते हैं कि जब एसिड रेन होती है तो एसिड रेन तब होती है कि जब बहुत ज्यादा हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं एयर में,
और वो पॉइजनस सब्सटेंसेस को पानी अपने साथ लेकर नीचे पानी में गिरने लगता है, मतलब नीचे जमीन पर गिरने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। फिर हम कहते हैं टू मच एसिड रेन कैन लोअर द पीएच ऑफ लेक वाटर और रिवर वाटर टू सच एन एक्सटेंट दैट सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स बिकम डिफिकल्ट। क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा एसिड रेन हो जाती है, तो वो जो एसिड रेन जब वो किसी लेक में गिरती है या किसी रिवर में गिरती है, तो वहां पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स को सर्वाइवल में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी का जो पीएच है वो भी उस एसिड की वजह से, एसिड रेन की वजह से डाउन होने लगता है। सभी को क्लियर है इतना? बताइए, इतना क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए जी, उसके बाद अगला देखते हैं। इसमें ये थर्ड के तो दो पार्ट्स थे, ए और बी। फोर्थ है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स by animals and plants through chemical warfare। through chemical warfare क्या होता है ये? when a honey bee stings a person, it injects an acidic liquid into the skin which causes immense pain and irritation। जब कोई मधुमक्खी किसी को काट लेती है, तो वो बॉडी के अंदर एक एसिड इंजेक्ट कर देती है, जिससे बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है। इन दिस केस rubbing a mild base like baking soda solution on the stung area of the skin gives relief। This is because of the fact that base neutralizes the effect of acid। जब कोई हनी बी काटती है, तो हनी बी बॉडी के अंदर एक एसिडिक कंटेंट, एक एसिडिक सॉल्यूशन इंजेक्ट कर देती है, और उसी की वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है। तो इसलिए जिस जगह पर उसने काटा है, वहां पर कोई बेसिक चीज लगाने से फायदा होता है, तुरंत रिलीफ मिलता है। क्यों? क्योंकि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद हम ये कहते हैं वास्प। वास्प मतलब क्या होता है? ततैया। सिमिलरली व्हेन अ वास्प स्टिंग्स, इट इंजेक्ट्स एन एल्कलाइन लिक्विड इनटू द स्किन। वो बॉडी के अंदर एल्कलाइन लिक्विड इंजेक्ट कर देता है, यानी कि बेसिक लिक्विड इंजेक्ट कर देता है, व्हिच कॉजेस बर्निंग सेंसेशन। इन दिस केस रबिंग अ माइल्ड एसिड लाइक विनेगर ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन गिव्स रिलीफ। तो उस केस में अगर उसी स्टंग एरिया पर आप विनेगर एक एसिडिक सॉल्यूशन होता है, उसको अगर आप रब करेंगे तो रिलीफ मिलेगा। तो हनी भी एसिड इंजेक्ट करती है, वहां पर आप बेस सॉल्यूशन लगा देंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। और जो वास्प है, वो बेसिक सॉल्यूशन इंजेक्ट करता है, वहां पर अगर आप कोई एसिडिक थिंग लगा देंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। सिमिलरली एन आंट्स स्टिंग injects methanoic acid into the skin of a person causing burning pain which can be neutralized by rubbing baking soda on the stung area। जो चींटी काटती है, चींटी आपकी बॉडी के अंदर मिथानोइक एसिड इंजेक्ट कर देती है, तो वहां पर आप अगर बेकिंग सोडा लगा देंगे, जो कि क्या है, एक बेस है, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, बताइए जी, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। बस तो जी यहाँ तक आपका एसिड और बेस पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, पीएच भी कंप्लीट होता है। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास से मैं सॉल्ट से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और कल का ऑफ रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर। ओके, नमस्ते।